हाँ जी, तो नमस्कार सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूँगा सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज है क्या है 28 फरवरी, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उस पर चर्चा करेंगे अपने बाद में एक अलग से वीडियो बनाकर। इससे पहले अपने चर्चा कर लेते हैं अपने टॉपिक पर। क्या टॉपिक चल रहा था? टॉपिक चल रहा था पुष्पी पादपों की आकारिकी, जिसमें हमने जड़ के बारे में पढ़ लिया, तने के बारे में पढ़ लिया और पत्ती के बारे में पढ़ लिया। पुष्पक्रम के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया था। ठीक है, तो आगे अपने बात करते हैं दोबारा से पुष्प के बारे में। पुष्प का मतलब होता है फूल, फूल यानी कि फ्लावर, है ना। चलिए करते हैं शुरू। एंजियोस्पर्म में पुष्प या फूल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानकर्षी रचना है। ध्यानकर्षी का मतलब होता है ध्यान को आकर्षण करने वाली। जैसे हम बहुत से पौधे देखते हैं, ठीक है, तो हम उसमें कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं होती, लेकिन जैसे हम किसी पुष्प को देखते हैं तो हम अट्रैक्टिव होते हैं कि हाँ, ये गुलाब का फूल है, ये गेंदे का फूल है। इस प्रकार से हम बहुत से फूलों को देखकर आकर्षित होते हैं। तो वो भी तो आकर्षण का पौधे की तरफ आकर्षण हमें कौन करवाता है? तो पुष्प करवाता है। ठीक है, यह एक रूपांतरित प्रारूप है, यानी कि प्रारूपक पौधे का जो प्रारूपक होता है उसका रूपांतरित भाग होता है, या प्रारूपक के रूपांतरण से ही फूल का निर्माण होता है, जो लैंगिक जनन के लिए होता है। वेरी गुड भाई, जो लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होता है। एक प्रारूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं, जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पावृत जिसे पुष्पासन कहते हैं। क्या होता है कि एक प्रारूपिक फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं, जिस पर विभिन्न क्रम में पुष्प लगे रहते हैं या पुष्पवृंत लगे रहते हैं, उसे बोलते हैं पुष्पासन। पर लगे रहते हैं ये कैलिक्स, कोरोला, पोमम तथा जाइलम होते हैं। पुष्प के क्या क्या भाग होते हैं? तो पुष्प के भाग होते हैं, पहला तो होता है कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा उमंग और चौथा जायलम। ये चार भाग पुष्प के होते हैं। आपको याद रखना है, पुष्प के चार भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, उमंग और जायलम। डायग्राम में दिखाऊंगा कैलिक्स क्या होते हैं, कोरोला क्या होते हैं, सारी बातें। ठीक है, चलिए अपने थोड़ा सा देख लेते हैं पुष्प की आकृति इसमें है क्या। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है। इसमें डायग्राम क्लियर हो गया? हाँ, ये रहा। ध्यान से देखो इस पुष्प को, ये है हमारा पुष्प, हमारा नहीं पौधे का। इस पुष्प को ध्यान से देखो। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है। जिस पर पुष्प लगा होता है, ये देखो यहां से पुष्प के किनारे होते हैं, ठीक है। जिस पर पुष्प लगा होता है, जो मुख्य डंडे होते हैं, उसको बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। उसके बाद में यहां पर जो साइडों में निकलती हैं उसे बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। उसके बाद में ये जो पत्तियां होती हैं इन्हें बोलते हैं, जो आपको हरे हरे अलग अलग कलर की जो पत्तियां दिखाई देती हैं उन्हें बोलते हैं कोरोला। और ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं उमंग, और ये वाला जो पूरा भाग होता है इसे बोलते हैं जायलम। ठीक है, तो कैलिक्स को देख लो भाई। अगर आपने एक है ना शॉर्ट वीडियो पढ़ी है आपने, ठीक है, और उसको बाह्य दल, दल, उमंग, जायलम, जिसमें मैंने हिंदी में बताया है, इसको बाह्य दल, इसको दल, इसको उमंग, इसको जायलम बोलते हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है जिस पर मैंने सूरजमुखी का फूल दिखाकर पूरे आपको पुष्प के प्रैक्टिकल टाइप समझाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख लेना। तो आप पुष्प के नीचे नीचे सबसे भाग देखोगे तो आपको हरे हरे इस प्रकार से दिखाई देंगे, तो वो होते हैं कैलिक्स या बाह्य। उसके बाद में आपको पंखुड़ियां दिखाई देती हैं, ठीक है, पौधे की पंखुड़ियां, वो होती हैं दल या कोरोला, ठीक है। उसके बाद में उमंग आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं, और इसके बाद में जायलम आपको इस प्रकार से दिखाई देता है, जो मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। तो सबसे बाहर की तरफ होता है, पहले होता है कैलिक्स, उसके बाद अंदर में कोरोला, फिर उमंग और फिर बीच में जायलम, ठीक है। इस प्रकार से पुष्प का पूर्ण भाग होता है। चलिए अब करते हैं शुरू। अब आपको पता लगा कि सर हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। कैलिक्स
तथा कोरोला सहायक अंग होते हैं, बिल्कुल भी पौधे के सहायक अंग होते हैं कैलिक्स और कोरोला। इसको बाह्य दल या दल भी बोलते हैं, बाह्य और दल इसके मुख्य नाम हिंदी में होते हैं। जबकि पुमंग तथा जायंग इसके लैंगिक अंग होते हैं, पुमंग तथा जायंग इसके लैंगिक अंग होते हैं। पुमंग का मतलब होता है ये पुरुष का अंग होता है, यानी पुरुष लैंगिक अंग होता है, और ये होता है स्त्री लैंगिक अंग। ठीक है। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जैसे प्याज का पुष्प होता है, उसके कैलिक्स और कोरोला में कोई विशेष अंतर नहीं होता। एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा। इन्हें परिदल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? परिदल पुंज या पर्यंत कहते हैं। अगर पूछ ले कि परिदल क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले कि परिदल क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि जिसमें कैलिक्स और कोरोला में कोई विशेष अंतर नहीं होता या वो एक जैसे होते हैं, तो उसे परिदल पुंज बोलते हैं। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं तब उन्हें द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। यहाँ पर पुंकेसर अथवा पुमंग दोनों, यहाँ पर थोड़ा सा स्त्री मतलब इसमें पुमंग और जायंग दोनों होते हैं, तो उसे द्विलिंगी कहते हैं या उभयलिंगी कहते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक है। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा एक अंडक हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। अगर किसी पुष्प में या तो क्या हो पुंकेसर हो या क्या हो अंडक हो या अंडाशय हो तो उसे एक लिंगी। इसका मतलब यह कि एक ही पुष्प के अंदर अगर स्त्री के अगर पुमंग और जायंग अगर दोनों पाए जाएंगे तो वो द्विलिंगी या उभयलिंगी होगा, और अगर किसी पुष्प में या तो पुमंग पाया जाए या जायंग पाया जाए तो वो एक लिंगी होगा। ठीक है। समिति वही कैसे होती है? तो इसमें त्रिजात समिति होती है। कैसी होती है? त्रिजात समिति, त्रिजय समिति या नियमित। ठीक है। त्रिजा समिति का मतलब वही कि आप किसी भी स्थान से पुष्प को काटो और दो भागों में कट जाएगा। एक व्यास समिति का मतलब होता है एक ही भाग से कटेगा। ठीक है। द्विपार्श्विक, अभी एक व्यास को आप द्विपार्श्विक समिति हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। और त्रिजात को नियमित या अरीय समिति हो सकते हैं। त्रिजात का मतलब होता है अरीय, इस प्रकार से इसको बोलेंगे त्रिव्यास समिति, त्रिज्या समिति, और इसको बोलेंगे एक व्यास या पार्श्व एक व्यास। ठीक, कोई नई बात नहीं है। जब किसी पुष्प को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो उसे त्रिज्या समिति कहते हैं। इसके उदाहरण होता है आपका सरसों, धतूरा, मिर्च। तो त्रिज्यात का आपको याद रखना है सरसों, मिर्च, धतूरा। सरसों, मिर्च और धतूरा याद रखने हैं पहले बच्चों, एक बार पर कॉपी पेन लेके रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल दो भागों में समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास समिति कहते हैं या द्विपार्श्विक समिति कहते हैं। ठीक है। इसके उदाहरण है मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया। कौन कौन से हैं? मटर, लिखो क्या बच्चों? गुलमोहर, सेम और केसिया। ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। ठीक है। त्रिजात का मतलब समझ में आएगा कि आप त्रिजात या अरीय समिति के पुष्प को किसी भी स्थान से दो भागों अगर आप काटोगे ऊर्ध्वाधर तो प्रॉपर दो भागों में कट जाएगा, तो वो होगी त्रिजात समिति। और एक व्यास का मतलब है कि द्विपार्श्विक, यानी कि एक विशेष स्थान से अगर आप पुष्प को दो भागों में काटोगे तो ही वो दो भागों में कटेगा, तो मटर। यदि जब कोई फूल बीज में से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल में दो भागों में विभक्त न हो तो उसे असमिति या अरीय समिति कहते हैं, जैसे केला। अब कोई भी पुष्प को असमिति यानी कि जिसकी कोई समिति नहीं, यानी कि पुष्प को आप ऊर्ध्वाधर कहीं से भी काटो वो प्रॉपर दो भागों में कटेगा ही, प्रॉपर दो भागों में कटेगा ही नहीं, तो वो समिति हो जाएगी कौन सी? असमिति। और उसके का अगला फल है केला। केला नहीं है, ये केला है। ठीक है। ये समिति मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं, बहुत बार। ठीक है। तो वहां पर उलझने वाली बात नहीं। आगे देखते हैं। एक पुष्प त्रितयी, चतुष्टयी, पंचतयी हो सकता है यदि उनके उपांगों की संख्या 3, 4 और 5 के गुणांक में हो सकती है। यानी कि अगर उपांग उसमें 3 हो या 4 हो या 5 हो तो 3 को त्रितयी, 4 को चतुष्टयी और 5 को पंचतयी हो, तो इस पुष्प में
जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं पर्णदंड के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां, सहपत्र का मतलब होता है पर्ण आधार पर छोटी छोटी पत्तियां और लगी होती हैं, तो उसे सहपत्री कहते हैं। और जिनमें सहपत्र नहीं होते उन्हें सहपत्र ही नहीं कहते हैं, कोई बात नहीं। देखो सहपत्र क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई पुष्प है, तो इसके नीचे छोटी छोटी पत्तियां, बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं, तो उसे बोलते हैं सहपत्र। अगर लगे हैं तो उसे सहपत्री, और लगे नहीं तो सहपत्र ही, कोई विशेष बात नहीं है। पर्णमंत्र पर कैलिक्स, कोरोला, पुंग तथा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायंता, हाइपोगाइनस, परिजायंता, पेरिगाइनस तथा अधिजायंता, अधोजायंता में स्थान पर स्थित होता है। देखो अब इसने बोला है कि पुष्प पर्णम पर, पुष्प पर्णम यानी कि जिस पर पुष्प टिका हुआ है, तो उस पर कैलिक्स यानी कि बाह्य दल, कोरोला यानी कि दल, पुंग तथा जायंत की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प के निम्नलिखित भाग बांटे गए हैं। पहला है अधोजायंता, जिसको बोलते हैं हाइपोगाइनस, अधोजायंता को हाइपोगाइनस, ये लिखना पड़ेगा आपको, आपको नाम लिखना हाइपोगाइनस। अगर आप इसको अभी याद करोगे तो आपको आगे परेशानी नहीं आएगी कि अधोजायंता क्या होता है, हाइपोगाइनस। परिजायंता पेरिगाइनस, पेरिगाइनस, ठीक है, तथा अधिजायंता को एपिगाइनस कहते हैं। तो अधोजायंता में देखते हैं, अधोजायंता में अब यहां पर देखो पुष्पासन में अधोजायंता कैसे होती है, अधोजायंता इस प्रकार से, ये पुष्प यहाँ पे लगा हुआ, ये यहाँ पे लगा हुआ, उसके बाद में ये बाह्य दल, ये दल, ये पुंग, ये जायंत। अधो ये तो है आपका अधो। परिजायंता का मतलब होता है कि यहाँ पर देखो ऊपर ऊपर लगा हुआ है इस तरह, ठीक है। और अधिजायंता में होता है बिल्कुल इस प्रकार से, पुष्प आगे इस प्रकार से लगे हुए हैं, ठीक है। ये अधो यानी कि बाहर की तरफ, और परि का मतलब होता है ऊपर की तरफ, और अधि का मतलब होता है और ऊपर की तरफ, ठीक। चलिए करते हैं शुरू। अधोजायंता में जायंत सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है, जायंत सर्वोच्च स्थान पर, ये देखो जायंत सर्वोच्च स्थान पर स्थित है, सबसे बड़ा। अन्य नीचे की ओर होते हैं, ये ध्यान से देखो, ये देखो ये आपका बाह्य दल, ये दल नीचे, पुमंग भी नीचे, उसके ऊपर ऊपर सबसे ऊपर लगा हुआ आपका जायंत, तो ये हो गया अधोजायंता। ऐसे फलों में अंडाशय ऊर्ध्वाधर होते हैं, इसमें सामान्यतः सरसों, गुड़हल और बैंगन होते हैं। लिख लो भाई कौन कौन आते हैं इसमें, सरसों, गुड़हल और बैंगन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं परिजायंता। परिजायंता में अंडाशय मध्य में होता है। अब देखो परिजायंता में अंडाशय क्या पे है, मध्य में है, बिल्कुल मिड में, यहाँ पर भी बिल्कुल मिड में, और अंडाशय मध्य में होता है। अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं, ये लगभग समान ऊंचाई पर होते हैं। इन्हें अंडाशय आधा अधवर्ती होता है। इसके सामान्य उदाहरण है पलंग, गुलाब और आड़ू। देख लो पलंग, गुलाब और आड़ू, यहाँ पर देता हूँ पलंग, गुलाब और आड़ू, ठीक है। इसके बाद में लेते हैं अधिजायंता। अधिजायंता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेते हैं और इसे सिंगलेट बोलते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर होते हैं, इसलिए अधोवर्ती होता है। इसके उदाहरण होता है सूरजमुखी, अमरूद और घिया, सूरजमुखी, अमरूद और घिया, सूरजमुखी, अमरूद और घिया। देखो अधो में क्या होता है, अंडाशय सबसे ऊपर, परि में क्या होता है, अंडाशय मध्य में, और अधि में क्या होता है, अंडाशय सबसे नीचे, और सारे ऊपर संग्रहित होकर अंडाशय को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बस कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बातें ये सारी मैंने बताई हुई है। अब पुष्प के भाग की चर्चा कर लेते हैं।
अगर ये टॉपिक आप पहली बार कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अपने बायो चीटिंग बाय प्रणव कुमार के चैनल पर विद प्रैक्टिकल ये सारी चीजें मैंने करवाई हुई हैं, तो वो चैप्टर पहले देख के उसके बाद में ये करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए। कैलिक्स, कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, बताया हुआ है, और इसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं। प्राय बाह्यदल हरी पत्तियों की तरह होते हैं, बता दिया, और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मुख्य इसकी कार्य क्या है, फूल की रक्षा करना। ठीक है, कैलिक्स संयुक्त बाह्यदल जुड़े हुए बाह्यदल अथवा पृथक बाह्यदल होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसने कहा है कि फूल में क्या होता है, ये थोड़ी सी बात आपकी इंपॉर्टेंट है। जो बाह्यदल होते हैं ना, अगर वो, अब देखो, अगर वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये मान लीजिए मैं कोई फूल बना रहा हूं, ठीक है, रख लीजिए। अगर ये बाह्यदल, मैं बाह्यदल को कोई अलग हरे कलर से बनाता हूं, जरा से बाह्यदल यहाँ पे होते हैं। अगर ये बाह्यदल ऐसे, उसके बाद ये इस प्रकार से अगर जुड़े हुए, ये मैंने ऊपर बना दिया ताकि आपको दिखाई दे जाए, वैसे नीचे होते हैं। अगर ये आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं तो उसे बोलते हैं संयुक्त बाह्यदल। और अगर ये आपस में इस प्रकार से अलग अलग है, यानी चलो इसको मैं नीचे बना देता हूं और पेन इसको, अगर ये आपस में इस प्रकार से ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये इस प्रकार से है, ये हो गया आपका संयुक्त बाह्यदल, और ये हो आपका पृथक बाह्यदल। अगर जुड़े हुए हैं तो संयुक्त, अगर अलग अलग हैं तो पृथक। बस इसके बाद में है कोरोला, इसको दल भी बोलते हैं या पंखुड़ी बोलते हैं। जो आपको रंगीन कलरफुल दिखाई देता है ना पौधे का मुख्य भाग, वो दल होता है, कोरोला होता है या पंखुड़ी होती है, वो मैं आपको बता चुका हूं। दल प्राय चमकीले रंगदार होते हैं, ये परागकण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पौधों में परागण की प्रक्रिया होती है, जो मैं आपको करवा चुका हूं इस सीरीज में नहीं, जो साइंस वाले बायोलॉजी वाली सीरीज है उसमें करवा चुका हूं। ठीक है, तो पौधों को परागण के लिए, यानी कि जनन पौधों में क्या होता है, परागण द्वारा होता है। तो परागण के लिए अब परागण करवाता कौन है, कीट करवाते हैं। तो कीटों को आकर्षित करेंगे, कलरफुल होते हैं। अब कीट किस लिए आते हैं, मकरंद के लिए। ठीक है, तो जैसे वो पंखुड़ी पर बैठेंगे तो परागण चिपक जाएंगे, वो परागण की प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे। अब कलरफुल होंगे तभी तो कीट आकर्षित होते हैं ना। कोई भी चीज आकर्षण होती है तो वो ब्यूटीफुल की तरफ आकर्षित होती है। कोई भी, अब हमारा नहीं है, कीटों का भी यही गुण है कि जो ब्यूटीफुल उनको लगेगा तो उसकी ओर आकर्षित होंगे। आपने सरसों के फूलों में, अभी सरसों के तो अब तो फलियां लग चुकी हैं, लेकिन अभी से 15-20 दिन या 1 मंथ पहले आपने देखा होगा कि सरसों जब फूलों पे होती है तो वहां पर बहुत सारी मक्खियां होती हैं या अलग अलग प्रकार के कीट होते हैं, तो वो इसीलिए आते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त, कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दलीय अथवा पृथक दलीय हो सकता है। ठीक है, यह भी इसी की तरह संयुक्त है, तो जुड़े हुए तो संयुक्त हैं, अगर पृथक है तो पृथक। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग, पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग विभिन्न विभिन्न होता है। यहाँ आकृति का संदर्भ है नलिकाकार, घंटाकार, कीप आकार तथा चक्राकार हो सकते हैं। तो इसकी आकृति क्या हो सकती है, नलिकाकार हो सकती है, इसकी पंखुड़ी की घंटाकार हो सकती है, कीपाकार हो सकती है या चक्राकार हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में है पुष्पदल विन्यास। ये क्या होता है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि पुष्प किस क्रम में लगे होते हैं। पुष्प में दलों का विन्यास, की जो पंखुड़ी होती है वो किस किस क्रम में लगी होती है। पुष्पदल विन्यास, पुष्पकली में उसी चक्र के अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। दल या बाह्य दल किस क्रम में लगे हैं उसको ही क्या कहते हैं, पुष्पदल विन्यास कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पुष्पदल विन्यास के प्रमुख प्रकार कोर स्पर्शी, व्यवस्थित, कोर छादी, जिलेबी होती है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं यहाँ पर। अब देखो, ये देखो ध्यान से, पहला है कोर स्पर्शी। कोर का मतलब होता है किनारा, तो यहाँ पर देखो एक दूसरे को प्रॉपरली स्पर्श कर रहे हैं, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, फिर ये प्रॉपर लगे हुए,
इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि ये इसका कोर, ये इसका कोर, ये इसका कोर, ये इसका कोर, प्रॉपर कोर स्पर्श। अगर आपको ऐसा पुष्प में दलों का क्रम ऐसा दिखे, दलों का क्रम अगर ऐसा दिखे कि प्रॉपर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये तो इसने 3 डायग्राम से समझाया है प्रॉपर, और ये इसने इसको ऊपर वाली पार्ट देखो, चार ये एक दल अलग इसके बिल्कुल प्रॉपर सीध में लगा हुआ है, ये इसके सीध में, ये प्रॉपर बिल्कुल किनारे एक दूसरे को स्पर्श करने को हो रहे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, तो इसलिए इसे बोलते हैं कोर स्पर्श। उसके बाद में विवर्तित। विवर्तित का मतलब होता है एक के नीचे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ध्यान से देखो इसको, फिर आपको समझाएगा। जे मान लीजिए एक पंखुड़ी है, तो ये एक लगी हुई है, ये लगी, दूसरी पंखुड़ी एक के नीचे दूसरी के ऊपर, तीसरी पंखुड़ी एक के नीचे चौथे के ऊपर, फिर एक के नीचे एक के ऊपर, एक के नीचे एक के ऊपर। दोबारा देखिए, अब मैं इसको यहां पर बनाता हूं, जैसे ये पंखुड़ी, ये पंखुड़ी, ठीक है, ये एक के ऊपर एक के नीचे, एक के ऊपर एक के नीचे, एक के ऊपर एक के नीचे, इस प्रकार का क्रम अगर आपको दिखे वो होगा विवर्तित। यहां पर देखो, ये एक ऊपर आ रही है, ये एक इसके नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, ये इसके नीचे देखो, और ये इसके ऊपर, ठीक है, ऐसा हो तो विवर्तित। तीसरा है कोर छाती। कोर छाती का मतलब क्या होता है? एक पंखुड़ी, ये प्रॉपर दोनों के नीचे, ये एक के नीचे एक के ऊपर, ठीक है, ये दोनों के ऊपर और ये एक के नीचे एक ऊपर। अगर ऐसा देखे तो कोर छाती। और वेक्टिजिलेरिम, वेक्टिजिलेरिम होगा एक पंखुड़ी सबसे ऊपर, उसके बाद में एक नीचे और सबसे नीचे वाली दोनों आपस में जुड़ी हुई, इस प्रकार से। ये देखो, सबसे बड़ी पंखुड़ी यहां पर लगी हुई, उसके नीचे दो पंखुड़ियां लगी हुई, उसके नीचे दोनों पंखुड़ियां आपस में ये जुड़ी हुई, ऐसा होगा आपको वेक्टिजिलेरिम, ठीक है। ये होता है जब बाह्य, अब देख लेते हैं कि जब बाह्य चक्र के दल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हो तो उसे कोर स्पर्श कहते हैं। जैसे कैलोट्रॉपिस, इसको एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पर, कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस, ठीक है। उसके बाद में यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल अथवा दूसरे या तीसरे दल पर अतिव्याप्त, अतिव्याप्त का मतलब एक के ऊपर हो तो उसे विवर्तित कहते हैं। उदाहरण गुड़हल, भिंडी व कपास। इसमें लिख देता हूं गुड़हल, भिंडी और कपास, ठीक है। उसके बाद में आगे देखें, यदि बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे पर अतिव्यापित हो तथा उसकी कोई विशेष दिशा में एक दूसरे पर अतिव्यापित हो लेकिन पता ही नहीं लग रहा कौन किसके ऊपर है ना, इस प्रकार की स्थिति अगर हो तो उसे कोर छाती कहते हैं। उदाहरण है केसिया व गुलमोहर, तो इसका एग्जांपल होगा केसिया व गुलमोहर, केसिया व गुलमोहर। और ठीक है, मटर वैसे में 5 दल होते हैं, तो इनमें सबसे बड़ा मानक जो पार्श्व विकल्प इसमें, तो इसमें होगा मटर व सेम, मटर और सेम। ये हो गया आपका पुष्प विन्यास, ठीक है। ये डायग्राम बनाना सारी चीजें आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है पुमंग। क्या है पुमंग? मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप भी पी लो अगर प्यास लग गई है तो, ठीक है। क्या है आपका पुमंग? चलिए, पुमंग को थोड़ा सा दिमाग में लगाइए, फिर जाइल के बारे में देखेंगे, फिर फल के बारे में देखेंगे, कोई खास बातें नहीं, द्विबीजपत्री की संरचना, ये सारी बातें मैंने आपको करवाई हुई हैं, लेकिन अपने आज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पूरा करने का प्रयास करेंगे आज। चलिए, एक एक चीज को समझेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई बात, आगे चलते हैं।
ने इसके बाद पुमंग दे। इस पर पुमंग, सारी बातें मैंने आपको करवाई हुई हैं, सारी की सारी। ठीक है, पुमंग, पुमंग क्या होता है? क्या होता है पुमंग? नरजन्मान होता है पुष्प का ना। हाँ जी सर, इतना तो हमें पता है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर को फूल के नरजन्मान में होता है एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। ये कह रहा है कि एक तो होता है परागकोश और एक होता है तंतु। इसे बोलते हैं परागकोश और इसे बोलते हैं तंतु। बस, अब परागकोश है तो इसमें बनते हैं परागकण। परागकण किसमें बनेंगे? परागकोश। कोश का मतलब कमरा, कमरे में क्या रहते हैं? कण। तो परागकण किसमें रहते हैं? परागकोश। प्रत्येक परागकोश पर द्विपालक होता है, यानी कि दो पाली होती है। बना देते हैं यहाँ पे दो पालक। ठीक है, द्विपालक होता है। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं। लो जी, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक बना दिए। कोष्ठक परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। बंध्य पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वह स्टेमिनॉइड कहलाते हैं। बंध्य पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं। अगर इन पुंकेसरों को बांध दिया जाए, यानी कि इनको जनन करने न दिया जाए, तो उसे जनन करने में असमर्थ होंगे, यानी कि इनको कवरिंग कर दिया जाए या इनको कवर कर दिया जाए, इनको बांध दिया जाए, तो उन्हें जैसे नर में होती है ना वोसेक्टोमी, सेम टू सेम वही प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे क्या कहता है? स्टेमिनॉइड। पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में भी जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं उसे दल लगन कहते हैं। अगर पुंकेसर दल से जुड़ा हुआ है तो उसे दल लगन या एपिपेटलस कहते हैं। जैसे बैंगन में, किसमें? बैंगन में दल लगन, यानी कि बैंगन में। और यदि परिदल फूल से जुड़े हो तो उसे परिदल लगन कहते हैं। एपिफिलस कहते हैं, जैसे लिली में। ठीक है, लिली पौधे का नाम है। अगर कह रहा है कि जो आपका पुंकेसर है वो पौधे के दल से लगा हुआ है, ठीक है, तो उसे दल लगन कहते हैं। और अगर परिदल से लगा हुआ है तो उसे परिदल लगन कहते हैं। और दल लगन में बैंगन हो गया और परिदल लगन में लिली हो गया। फूल में पुंकेसर मुक्त अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल जैसे गुड़हल में होता है। एक गुच्छे में होता है तो उसे गुड़हल में होता है। अथवा दो बंडल हो मटर में, अथवा दो से अधिक पौधों से सिस्टम हो सकते हैं। अगर एक बंडल है तो उसे एक संगी, दो बंडल है तो द्विसंगी, और इससे ज्यादा है तो उसे बहुसंगी। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे सेल्यूलर सरसों में। इसके बाद में है जायरा। ये नरजननांग होता है। क्या होता है? नरजननांग होता है पौधे का। ठीक है, जायम फूल के मादा जनन होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडक से मिलकर बनते हैं। अंडक में तीन भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। देखो, ये होती है पौधे का वर्तिका, इसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलती हैं? वर्तिकाग्र। और इसे बोलते हैं वर्तिका, और इसे बोलते हैं अंडाशय। ये जायम के तीन भाग होते हैं। पुष्प जायम के ये तीन भाग होते हैं। पुष्प जायम के ये तीन भाग होते हैं। वर्तिका ऊपर वाला, वर्तिका ये, और अंडाशय सबसे नीचे। सारी बातें मैंने आपको बताई। अंडाशय आधारी भाग होता है, यानी कि आधार कांड होते हैं और फूला हुआ में, जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। लंबी नदी है जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिका करता है, वर्तिका की चोटी पर होता है, कोई बात नहीं, जो परागकण ग्रहण करती है। तो ये क्या करती है? ये परागकण का परागकण ग्रहण करती है। क्या करती है? परागकण ग्रहण करती है। ठीक, प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा एक से अधिक बीजांड होते हैं। बिल्कुल होते हैं, जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तो वो पृथक और मुक्त हो सकते हैं, जैसे गुलाब तथा कमल में। अगर किसी बीजांडासन में एक से अधिक अंडक होते हैं तो उसे पृथक होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पृथक बीजांडासन बोलते हैं, जैसे कि गुलाब है, कमल, जिसे व्युत्तांडवी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्तांडवी। और अगर अंडक जुड़े हों तो उसे युक्तांडवी। अगर अंडक अलग अलग हो तो वियुक्तांडवी, अगर जुड़े हो तो युक्तांडवी कहते हैं।
निषेचन के बाद बीजांड से बीज व अंडाशय से फल बनता है। वेरी वेरी गुड। निषेचन के बाद बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बनता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में बीजांड आसन, यानी कि बीजांड आसन का मतलब होता है बीजांड न्यास, यानी कि बीजांड न्यास यानी कि अंडाशय में बीजांड न्यास होता है। तो अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं। ये सारी बातें मैं आपको करवा चुका हूँ। बीजांड सीमांत, स्तंभीय, द्वितीय, आधारी, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय प्रकार का होता है। चलिए देख लेते हैं अब डायग्राम में। बीजांड से पहला है सीमांत। कैसा? सीमांत इस प्रकार से। सीमांत का मतलब प्रॉपरली लगा, एक लगा हुआ है, ये एक लगा हुआ है, मटर में, ठीक है। उसके बाद में है सीमांत हो गया, उसमें स्तंभ या भित्ति है। स्तंभ यहां पर बीच में लगे हुए इस प्रकार से, ये दो इस पर लगे हुए, ये 3 पालियां लगी हुई है और प्रत्येक में 2-2 लगे हुए। ये स्तंभ है और भित्तिया का मतलब होता है भित्तियों पर या परिधियों पर, ठीक है। ये भित्तियां हो गया, यानी कि भित्ति पर लगे हुए इस प्रकार से। स्तंभ का मतलब बीच में, यानी कि स्तंभों पर, ये देखो स्तंभ बने हुए हैं ना यहाँ पर, इस पर लगे हुए हैं तो स्तंभ है, और भित्तियों पर लगे हुए तो भित्ति है। इसके बाद में केंद्र है कि प्रॉपर केंद्र में लगे हुए, कोई स्तंभ कोई भित्तर नहीं है। और उसके बाद में आधारी, जो आधार पर लगे हुए हैं इस प्रकार से। यही है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए सीमांत बीजांड जांचते हैं। अंडाशय के अदर सीवन के साथ साथ कंटक बनाता है और बीजांड कंटक पर स्थिर रहते हैं। 2 कतारें बनती हैं जैसे कि मटर में। बीजांड अक्षीय होता है, बीजांड बहुकोष्ठ के अंडाशय पर लगे होते हैं जैसे कि बीजांड तब ये कहते हैं उदाहरण गुड़हल। लो यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये तो मटर आएगी आपको समझ में, ये होता है गुड़हल, इसमें गुड़हल, ठीक है। और टमाटर तथा नींबू में बीती है, नींबू को काटना कभी ऐसे दिखता, ठीक है। नींबू, टमाटर है, नींबू, टमाटर नींबू। और केंद्र में अगर आप देखोगे तो द्वितीय परिधि में लगे दशम एक कोष्ठक होता है, लेकिन आवासीय पटबंधे के कंकोष्ठ में विभक्त रहते हैं और जिससे सरसों में होता है, और जब इनके रिएक्शन होते हैं तो उसे कुटियां नहीं होती, ठीक है। इस प्रकार से ये आधारी होता है सूर्यमुखी व गेंदा, ठीक है। अब फल को देख लेते हैं। फल किसका रूपांतरण है? अंडाशय का रूपांतरण है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये टॉपिक में करवाया हुआ है बेसिक, इसलिए मैं आपको बेसिक बातें नहीं बता रहा। जो मैं बेसिक बातें मैंने करवाई हुई है वो आपको मैं नहीं बता रहा, क्योंकि आप मैंने आपको पहले बोला था ये सीरीज अगर आप देख रहे हो तो इससे पहले आपको पहली वाली क्लासेस देखनी पड़ेगी, फिर ये चीजें समझ में आएगी। एकदम से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट करेगी। चलिए देखिए, ये कह रहा है कि फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है, ये एक परिपक्व अंडाशय होता है। बता दिया, जो निषेचन के बाद यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनिषेक या पार्थोनिकार्किक फल कहते हैं। अनिषेक फलन यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो, बिना निषेचन के बिना फल विकसित हो जाए, ठीक है। प्राय फल में एक भित्ति होती है जिसे फल भित्ति कहते हैं तथा बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क अथवा गूदेदार होती है, जो मुख्यतः हम खाने वाला भाग होता है। जब फल भित्ति मोटी अथवा गूदेदार होती है तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल कहते हैं। इसके मध्य में मध्य फल भित्ति होती है तथा अंतफल भित्ति होती है। ये देखो आम सीजन आने वाला है ना, तो आम को देखो, ये सबसे बाहर वाला जो छिलका होता है उसे बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। जो खाने वाला गूदेदार भाग होता है वो मध्य फल भित्ति। ये बीज होता है इसके अंदर, और ये अंतफल भित्ति जिस पर बीज लगा होता है। बहुत ही अच्छे एग्जाम इसको आम से समझाया गया। तो आम में हम क्या करते हैं? मध्य फल भित्ति खाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बाह्य यानी कि आम का ऊपर वाला छिलका, उसके बाद में गूदेदार भाग, उसके बाद में बीज के ऊपर वाली संरचना, और उसके बाद में बीज। आम तथा नारियल में फल प्रकार के अनुष्द्रव कहते हैं। जब फल ये एक अंडपी ऊर्ध्वाधर अंडाशय में विकसित होता है उसे एक बीज होता है। जब एक अंडपी ऊर्ध्वाधर अंडाशय से विकसित होता है उसमें एक ही बीज होता है। आम में फल भित्ति बाह्य फल भित्ति गूदेदार मध्य फल भित्ति का तथा भीतरी कठोर पथरीली अंतः भित्ति के विशिष्ट रूप से विकसित होती है। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतु में होती है। मध्य फल भित्ति ये वाली,
तंतु, बस। खाने वाला भाग मध्यम, आम और नारियल दोनों में हम मध्यम प्रवृत्ति खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया अपना फल। अब इसमें अपने आगे बात करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए अगली क्लास में बात करेंगे और इसकी 1 या 2 क्लासेस और बनेगी। तो ये क्लास देखने से पहले आप पहले फल और पुष्प वाली क्लास देखें, और उसके बाद में आप इस क्लास को देखने से पहले बीज वाली क्लास को भी देखते हैं कि बीज क्या होते हैं, उसके बाद में आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।